हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 19th November 2022. Let's start with the news. The first news which I am going to take is draft digital data protection bill tabled for comments. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगस्त में एक डेटा प्राइवेसी बिल था विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2019। उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो बैकग्राउंड पहले कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 2017 में देयर वाज जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जजमेंट रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी। ठीक। अब इसी जजमेंट में भाई ये भी बोला गया कि जो डेटा होता है जो जनरेट किया जाता है ऑनलाइन उसकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो उसके बाद देयर वाज वन कमिटी व्हिच वाज सेट अप व्हिच प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ डेटा प्राइवेसी बिल। दैट कमिटी वाज बी एन श्री कृष्णा कमिटी। अब बी एन श्री कृष्णा कमिटी ने जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था उसके बेसिस पे ड्राफ्ट प्राइवेसी बिल प्रिपेयर्ड हुआ व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन 2019 एंड देन इट वाज रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, जेपीसी जिसको कहते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी इटसेल्फ इन 2019 फॉर वाइडर कंसल्टेशन। अब यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ने मोर देन 80 अमेंडमेंट्स दिए इस बिल में, बट लेटर ऑन इन अगस्त 2022 दिस बिल वाज withdrawn and now a new bill has been introduced as a draft which will be introduced in parliament during the union budget session. That bill is called as digital personal data protection bill 2022। तो अब इस बिल में जो खास बातें हैं, पहले तो हम पेनाल्टी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो न्यू थिंग्स है पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के डेटास को देखा गया है, ठीक है ना, कि कौन से डेटा को ये बिल प्रोटेक्ट करेगा और कौन से डेटा को ये बिल प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो जो डेटा विच विल बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस बिल, इट विल बी पर्सनल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम यूजर्स ऑनलाइन, data which has been collected offline but later digitized. So this act will apply to this type of data. But this act will not include those personal data which was processed by an individual for personal or domestic purpose or recorded personal data in existence for at least 100 years. Those data will be excluded. The next is that this bill it requires the consent of the individual. अब यहाँ पे जो individual है उसको हम कहेंगे data principal। तो यहाँ पे इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू बी द बेसिस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द पर्सनल डेटा। इसका मतलब किसी को भी अगर डेटा प्रोसेस करना है पर्सनल डेटा, तो उस इंडिविजुअल जिसने उस डेटा को जनरेट किया है उसका कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। ओके, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस that when the seeking of the consent is impracticable or inadvisable due to pressing concerns. The next is कि जो भी रिक्वेस्ट होगा दैट इज आइटमाइज्ड नोटिस टू डेटा प्रिंसिपल फॉर कलेक्टिंग द डेटा। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म्स हैं, डेटा फिड्यूशरीज जो डेटा को कलेक्ट करते हैं प्रोसेस करते हैं, डेटा प्रिंसिपल जो डेटा जनरेट करते हैं, मतलब कंज्यूमर्स और इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे वेन एवर देयर विल बी अ रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट, ओके, so it will be presented to data principal in clear and plain language, and there will be an option to access such a request either in English or any language specified in the 8th schedule of the Constitution of India. The next is जो data principal होगा, मतलब जो डेटा जनरेट कर रहा है, they will have the right to withdraw the consent at any time. अब यहाँ पे देखिए right to withdraw her consent, यहाँ पे his यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम her यूज हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली हम मैस्कुलाइन टाइप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, बट यहाँ पे फेमिनाइन टाइप ऑफ वर्ड पहली बार यूज हुआ है। सो इट विल बी प्रेजेंटेड इन अ प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज। ओके, देन जो ये डेटा रिक्वेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या होगा, इट विल कैरी द डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनल डेटा साउट एंड द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सच पर्सनल डेटा। उसके बाद द नेक्स्ट इज दैट द बिल इट गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू ऑफर एग्जेम्पशन फ्रॉम इट्स प्रोविजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि अगर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कंसेंट न लिया जाए, ठीक, then this bill gives power to the government to offer exemptions. Okay, the next is that this bill proposes data protection board to protect or to prevent misuse of personal information. तो जो इसका जो पहला वर्जन जो था बिल का,
which was withdrawn in August 2022. It set up the Data Protection Authority. Now the Data Protection Authority has been replaced by Data Protection Board. The next is it has introduced the concept of consent managers. तो यहाँ पे ये है कि that what will be the role of this consent manager platform. So the consent manager platform, it will enable an individual to have a comprehensive view of all interactions with data fiduciaries and the consent given to them. ओके अब हम पेनाल्टी की बात करते हैं. तो देखिए दो टाइप की पेनाल्टीज हैं. एक तो कंपनीज के ऊपर जो पेनाल्टी लगेगी वो ₹500 करोड़ होगा. अगर कोई इंडिविजुअल अनवेरिफाइबल या फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है वाइल अप्लाइंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट, सर्विस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस और रजिस्टरिंग अ फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेंट विद डेटा फिड्यूशियरी, तो उसके ऊपर जो फाइन होगा वो होगा ₹10,000 का. उसके बाद इस बिल में एक जो अच्छी बात है दैट इट ईजेस द रूल्स ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो. नाउ अगर आप देखेंगे ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो एक 2019 का भी वर्जन था बेस्ड ऑन BN श्री कृष्णा कमेटी. द सेकेंड वन इज द वन विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. तो अगर आप देखेंगे कि इनका जो आउटलाइन है वो यूरोपियन यूनियन का एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है GDPR विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016. कहीं ना कहीं ये उससे मतलब उससे उस पर बेस्ड नहीं है बट वहाँ से आइडिया लिया गया है. द नेक्स्ट सम कंट्रीज सपोर्ट टेरर एज अ पॉलिसी. तो यहाँ पे भी हम जानते हैं कि नो फंड फॉर टेरर इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया ऑन 18th and 19th. तो यहाँ पे सर्टेन कंट्रीज सपोर्ट टेररिज्म एज पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी सेट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है. सो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं स्टेट सपोर्ट. ओके सो स्टेट सपोर्ट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ टेरर ग्रुप्स. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस है पाकिस्तान और चाइना को दैट द PM हैज सेड दैट सर्टेन कंट्रीज ऑफर पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स and sometimes there are indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists. ठीक है. तो ये पाकिस्तान और चाइना के रेफरेंस में जैसा कि हम जानते हैं कि रेपिडेटली चाइना ने जो इंडिया US का जॉइंट अटेम्प्ट था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टू लिस्ट सम ऑफ द टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शन लिस्ट, उसको उस पर चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगाया है. अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है दैट पाकिस्तान इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्फ्रेंस एंड चाइना डिड नॉट सेंड अ डेलीगेशन टू इट. उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस बीइंग अटेंडेड बाय अराउंड 450 डेलीगेट्स फ्रॉम 72 कंट्रीज एज वेल एज मल्टीलैटरल बॉडीज सच एज इंटरपोल. तो इंटरपोल का आप जानते ही हैं रिसेंटली जनरल असेंबली हुआ था वो इंडिया में हुआ था. ओके सो इंटरपोल इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में. उसके बाद व्हाट इज द emerging challenges to India? The growing influence of Al-Qaeda and Islamic State have emerged as a major security challenge after 2021. Now, the next is Punjab government not for old pension scheme. तो ये जो old pension scheme है जो 2004 में जिसको न्यू पेंशन स्कीम ने रिप्लेस किया था दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम. सो मैनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर रिवर्टिंग बैक टू ओल्ड पेंशन स्कीम for government employees. So earlier Rajasthan and Chhattisgarh they reverted back to old pension scheme. Okay, and now Punjab cabinet has also decided to implement the old pension scheme which was done away in 2003 and it was replaced by national pension scheme in 2004. उसके बाद if you will just see that गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी जो इलेक्शंस जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में तो हो गया, गुजरात में होने वाला है, तो वहाँ पे भी द पार्टी हैज प्रॉमिस टू रिस्टोर द स्कीम इन गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश. नाउ कमिंग फ्रॉम स्टेट पेज बट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए दैट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लिफ्ट्स ऑफ फ्रॉम इसरो स्पेस पोर्ट. सो विक्रम S which is India's first privately developed rocket. It has been developed by Skyroot Aerospace Private Limited based in Hyderabad. It has lifted off from ISRO's launch pad in Sriharikota. ओके सो अगर विक्रम S के बारे में हम देखें तो इट वाज लॉन्च्ड अंडर मिशन प्रारंभ एंड विक्रम S इट इज़ अ सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल सब ऑर्बिटल रॉकेट डेवलप्ड ओवर 2 years बाय इनकॉर्पोरेटिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज. ओके नाउ इफ यू विल जस्ट सी दैट स्काईरूट के बारे में दैट इट वाज फाउंडेड बाय पवन कुमार चंदाना एंड नागा भारत डाका इन जून 2018.
and Sky Root Aerospace, it is a 2-time national award winning space startup. Now COP27, तो हमने देखा है कि with no consensus yet COP27 extended by day. कुछ प्रॉब्लम COP27 जो शर्म अल शेख में चल रहा है इजिप्ट में, तो यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, एक तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था अबाउट क्रॉस बॉर्डर टैक्स, कार्बन बॉर्डर टैक्स, ठीक है, proposed by EU. Then some developed countries, they want mitigation in agriculture also, okay, which is being opposed by developing countries like India. Fine. So now let's see that what is this draft is going to call. तो ये जो 10 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, it has reaffirmed a commitment to the Paris Agreement of 2015 to ensure that the rise in temperature does not exceed 2 degrees Celsius and as far as possible stayed within 1.5 degrees Celsius increase. सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एक एमिशन गैप रिपोर्ट आया था, जो हमने पहले भी कवर किया हुआ है, एमिशन गैप रिपोर्ट. तो उस एमिशन गैप रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो कंट्रीब्यूशन है, जो बाकी कंट्रीज जो स्टेप्स लेने वाली हैं टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन, दैट इज नॉट इनफ to achieve the goal of Paris Climate Agreement, and the world temperature has already increased to 1.2 degrees Celsius from pre-industrialization level. Okay, then the draft says that if it requires immediate, deep and sustained reduction in global greenhouse gas emission and accelerated financial support for developing countries from developed country. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 2021 में इंडिया फॉट टू एंश्योर दैट द टैक्स अडेप्टेड टू द लास्ट COP इन ग्लासगो. वहाँ पे एक फेज था फेज आउट रिलेटेड टू यूज ऑफ कोल, बट वहाँ पे इंडिया ने इसको कहा कि फेज आउट मत कीजिए, इसको फेज डाउन कीजिए, considering the need of developing countries like India. The next is that draft also calls for roadmap to double the adaptation finance by 2025 to $50 billion. So it refers to money made available to developing countries for fighting the climate change crisis. The next is Modi to inaugurate Kashi Tamil Meet in Varanasi today. So that will be a 30-day event which will give a glimpse of Dravidian culture and cuisine and music of Tamil Nadu to the people of Uttar Pradesh. Okay, so ये एक important event है, ठीक है. So just make a note of it. तो अब देखिए यहाँ पे होने क्या वाला है. Around 2,500 to 3,000 people from Tamil Nadu are expected to reach Varanasi in 12 different groups. They will have 8-day stays, okay, including 2 days of travel from Tamil Nadu to Varanasi, and each group will stay in Varanasi for 2 days, and they will visit Hanuman Ghat, which is famous for Ganga Snan. Then they will also visit Subramanya Bharati's residence, Kashi Vishwanath Temple, Sarnath Archaeological Site and Museum, Ganga Aarti, and boat tour of 84 ghats. And then there will be a trip to Prayagraj and Ayodhya. The next, India and Russia agree to deepen cooperation on counter-terrorism at United Nations. So देखिए इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 8th टाइम नॉन परमानेंट मेंबर बना है, एंड इस मेंबरशिप इज गोइंग टू एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर 2022. अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हर महीने चेंज होते हैं. तो फॉर मंथ ऑफ दिसंबर इंडिया इज गोइंग टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो हियर इंडिया एंड रशिया दे हैव एग्रीड टू डीपन द कोऑपरेशन ऑन counter terrorism issues and enhancing the bilateral coordination at United Nations. Now the next, North Korea's ICBM. What is the full form of ICBM? Intercontinental Ballistic Missile. So North Korea's ICBM with range to strike entire US lands near Japan's water. Okay, so again Korean Peninsula में tension बढ़ गया है because of firing of ICBM by North Korea, which has landed near Japanese water on Friday. Okay, now about North Korea. So see, North Korea, they have fired 2 other ICBM, and their test launches in 2017 showed that they could potentially reach parts or all of the US homeland. Okay, अब यहाँ पे देखिए साउथ कोरिया के पास जो कुछ मिसाइल्स हैं उनके नाम क्या हैं. हवासोंग 17 which is capable of flying a lengthier route to the American mainland to evade current US missile defense system. Now coming to the editorial. So the first editorial is about collegium system, about which I have discussed in detail in yesterday's DNA, which you can access on Manu Law Classes Private Limited YouTube channel. So यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि collegium system, it is the outcome of second judge's case and third judge's case.
Okay, so there are three cases basically: the first judge's case, second judge's case and third judge's case. तो अगर आप आर्टिकल 124 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, so it says that president should appoint the judges of the Supreme Court after consulting the other judges of Supreme Court and High Court as he deems necessary. ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज कंसल्टेशन. तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट जजेस केस, ओके, द फर्स्ट जजेस केस, तो फर्स्ट जजेस केस में इट्स सेज दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस. ठीक है ना, इसका मतलब प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट the judges of Supreme Court and High Court, but that doesn't mean that President will be bound by the advice of Supreme Court. Okay, but then came second judge case. ठीक है ना, it said that yes, President is bound by the advice of CJI on the appointment of judges to Supreme Court. तो यहाँ पे consultation का मतलब बदल गया और ये पूरा हो गया consultation means concurrence. Then came third judges case. तो थर्ड जजेस केस में क्या हुआ? थर्ड जजेस केस में ये हुआ कि CJI जो भी अपना व्यू प्रेजेंट करेंगे प्रेसिडेंट को, डेट शुड बी बेस्ड अपॉन CJI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट्स कॉलेजियम. तो अगर आप देखेंगे दैट द कॉलेजियम सिस्टम इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सेकंड जजेस केस एंड द प्रेजेंट स्ट्रेंथ इट वाज गिवन इन थर्ड जजेस केस. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 124 में इट इज द एग्जीक्यूटिव्स रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बट आफ्टर दिस सेकंड एंड थर्ड जजेस case, judiciary has got the primacy in appointment of judges, that is called as judges appointing judges. तो अब इसको निगेट करने के लिए 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था एंड इट एस्टेब्लिश्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बट इन 2015 द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट नल एंड वॉइड. नाउ अब यहाँ पे एक जो बात हो रही है वो ये हो रहा है कि होल्डिंग बैक नेम्स इज नॉट द राइट रेस्पॉन्स टू फ्लॉज इन कॉलेजियम सिस्टम. ठीक है ना, जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम ने नाम रिकमेंड किया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अब गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर कोई एक्शन न ले. द नेक्स्ट इज द फुटबॉल वर्ल्ड कप. सो फीफा वर्ल्ड कप इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन कतार. बीच में कुछ इश्यूज आई थी. Qatar's record in upholding the universal human rights and its worthiness as a host, but still कतार में फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है 2022. ओके, नाउ कमिंग टू द इशू ऑफ गवर्नर. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो गवर्नर्स के नाम आपको एग्जाम के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है. एक तो केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और एक तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि. केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ही वॉज इन न्यूज़ basically related to the vice chancellor appointments, and RN Ravi, the governor of Tamil Nadu, he was in news because very recently DMK has presented a petition to president to recall governor of Tamil Nadu. So यहाँ पे जो बात है कुछ articles हैं, that is article 153, it says that there shall be a governor for each state. And then article 154 it says that the executive power of the state shall be vested in the governor. If you will read article 154 2A, it prohibits the governor from exercising any function conferred by existing law on any other authority. But article 163 देखिए क्या कहता है. It provides that there shall be a council of ministers with a chief minister at the head to aid and advise the governor, except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his discretion. अब यहाँ पे अगर हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स देखें लाइक शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, तो यहाँ पे गवर्नर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है दैट गवर्नर एक्सरसाइज ऑल हिज पावर्स एंड फंक्शंस by making rules for the convenient transaction of the business of the government of the state in accordance with article 166 of the constitution. But wherever the constitution requires satisfaction of the president or the governor for the exercise of any power or function by the president or the governor, okay, then the satisfaction required by the constitution is the satisfaction of the president or the governor in the constitutional sense under the cabinet system of government. इसका मतलब कि प्रेसिडेंट का या गवर्नर का जो सेटिस्फैक्शन है दैट मीन्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. Okay, so the discretion conferred on the governor means that as the constitutional or the formal head of the state, the power is vested in him, and that is only in the exercise of the power under Article 356, that is the state emergency, that the governor will be justified in exercising his discretion even against the aid and advice of his council of ministers
एज पर हिज डिस्क्रिशनरी पावर। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा अबाउट the article that the satisfaction means that the satisfaction of council of ministers, and there will be a council of minister with chief minister to aid and advise the governor। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सिर्फ एक आर्टिकल 356 है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है गवर्नर को कि वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। नाउ अगर आप देखें दैट द रियलिटी टुडे, so there has been a constitutional debates about the role of governor। so if you will just see that governor, तो यहाँ पे है कि that so far as the governor is concerned, I take it that the responsibility would be of chief minister who will advise also about the appointment of his colleagues or their removal if it should be necessary। ठीक है, अब आज के स्टेट में आते हैं that the author is now saying that certainly the governor has no powers to interfere with the administration in day-to-day affairs, including to refuse assent to bills passed by the assembly। Okay, so if you will see today that the opposition rule states is a shocking disregard by governors for the constitution। surprisingly the governors in BJP rule states are singularly silent on any issues demanding the discharge of their duties। okay, तो यहाँ पे ये है कि the author is saying कि the problem is persisting where we don't have the party which is ruling the state which is not a party of the center। तो वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। So friends, that's all for today। We will meet next week with a daily Hindu analysis। Till then, have a nice time। Take care। Thank you।